गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय इतिहास के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके जो 20 क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि गुप्तकाल लंबा चैप्टर है, तो गुप्तकाल में जो कल के वीडियो में जो 20 क्वेश्चन हम दिए थे, हमने उसी के आगे कंटिन्यू इसको रखा गया है। और ये जो क्वेश्चन है मेनली इसमें हमारे गुप्ताज के जो इकोनॉमी थी, उनका जो लिटरेचर था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लाए हम आपके लिए। और इससे पहले कि हम अपना टेस्ट शुरू करें यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, एक जरूरी इंफॉर्मेशन कि जो प्रीलिम्स 2024 हमारे होने वाले, यूपीएससी की डेट आ चुकी है, यूपी पीसीएस की डेट भी आने वाली है, आरओ की डेट भी आने वाली है। तो हमारे जो 24 में जितने भी प्रीलिम्स होने हैं, सिविल से रिलेटेड आईएएस पीसीएस स्टेट लेवल्स के जितने भी एग्जाम्स होने हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम टारगेट बैच शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें हम प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको देंगे सब्जेक्ट वाइज। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी कि जो एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसको ध्यान में रखते हुए पूरा एक समरी की जाएगी, ब्रीफिंग की जाएगी पूरे सिलेबस की। तो इससे रिलेटेड हम ऑनलाइन और ऑफलाइन सेपरेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो, और ये बैच हम जो स्टार्ट करेंगे ये दिसंबर फर्स्ट वीक में, मे बी 3 दिसंबर से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो जिसको भी इसके बारे में जानना है वो डायरेक्ट कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच हम जो शुरू करेंगे ये हमारे टारगेट बैच होंगे, और 2024 के जो प्रीलिम्स होंगे उससे 10 दिन पहले ये बैच हमारे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे ये बैच आपके लिए, क्योंकि डायरेक्ट फोकस होगा इनका 2024 के प्रीलिम्स पर। और निश्चित तौर पर अगर आप इनको ज्वाइन करते हैं तो आप 2024 के प्रीलिम्स में एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं हमारे आज के प्रैक्टिस सेट की। और इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा नगर गुप्त शासन काल में रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक था? यहां गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ये जान लीजिए कि गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग जो था, जो सबसे विकसित स्थिति में था, वह था वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग बहुत ही अच्छी स्थिति में था। तो यहां से पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा नगर था जो कि रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा मुर्शिदाबाद, तीसरा गाजीपुर और चौथा बनारस। तो हमारा ये जो बनारस है, वाराणसी है, ये उस समय भी और वर्तमान में भी रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक था। यानी कि गुप्त काल में वाराणसी रेशमी वस्त्रों के उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण नगर था। और अमर सिंह द्वारा लिखित ग्रंथ अमरकोश में, अमर सिंह ने अमरकोश ग्रंथ लिखा। इस अमरकोश में गुप्तकालीन जो वस्त्र उद्योग है उसकी प्रशंसा की गई और बहुत ही विस्तार से जानकारी दी गई है। यानी कि अमर सिंह द्वारा लिखित ग्रंथ अमरकोश में गुप्तकालीन वस्त्र उद्योग की विस्तार से जानकारी दी गई है। कि ये एक अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है आपका। हर एक प्रश्न से जो नया फैक्ट आपको मिल रहा है उसको आप नोट करते जाया करें। इसके लिए जरूरी है कि वीडियो को देखते समय आप एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ रखें। तो हर एक वीडियो से बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलेंगे जो आप नोट कर लोगे, और आगे जब आप अपनी रिवीजन करने जाओगे या जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उनको 1-2 बार देखने से वो आपके एग्जाम में एज ए क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है। तो ये रेशमी वस्त्र सर्वोत्तम जो उत्पादक नगर था वो बनारस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्न में से किस शिलालेख में मिलती है? ये जो शिलालेख हैं इनमें से वो कौन सा शिलालेख है जो रेशम बुनकरों की श्रेणी के बारे में बताता है? क्या थी ये श्रेणियां? देखिए, जैसे किसी एक व्यापार को करने वाले जो व्यापारियों के ग्रुप हुआ करते थे, तो ये व्यापारियों के जो समूह हुआ करते थे इनको हम क्या बोलते थे? श्रेणी बोलते थे। और इन श्रेणियों में से जो रेशम बुनकरों की श्रेणी थी उसके बारे में कहां से जानकारी, कौन से शिलालेख से उसके बारे में जानकारी मिलती है? और ये गुप्त काल के संदर्भ में है, ये आपसे पूछा गया है। और इस समय जो श्रेणियां हुआ करती थी वे काफी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि गुप्त काल में मैंने कहा कि व्यापार अच्छी स्थिति
स्थिति में था, खासतौर से वस्त्र व्यापार। तो इन बुनकरों, इस प्रकार के जो श्रेणियां थी, जो समूह थे व्यापारियों के, इनके अपने मोहरें हुआ करती थी, ये अपने सिक्के तक चलाते थे, तो ये काफी अच्छी स्थिति में थे। तो व्यापारियों के इन समूह का समाज में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। ए दशपुर शिलालेख, बी प्रयाग प्रशस्ति, सी एरण शिलालेख और डी हाथी गुम्फा शिलालेख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दशपुर शिलालेख। ठीक है, दशपुर शिलालेख को ही मंदसौर अभिलेख भी कहते हैं। एक अन्य प्रश्न बना है यही, और उसमें दशपुर की जगह मंदसौर अभिलेख लिखा हुआ था, जहां पर वो उसका सही उत्तर भी था। तो मंदसौर अभिलेख और दशपुर शिलालेख दोनों का मतलब एक ही है, चाहे दशपुर शिलालेख हो या मंदसौर, इन दोनों से ही रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। और इसी से यह पता चलता है कि रेशम बुनकरों की इन श्रेणी ने क्या किया था, एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि सूर्य मंदिर का निर्माण कराने वाली बुनकरों की श्रेणी कौन सी थी, रेशम बुनकर थे। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है, दशपुर या मंदसौर अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। हम समझ सकते हैं कि बुनकरों की इन श्रेणी के पास कितना धन रहा होगा, जिससे इन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। और स्वर्ण काल के रूप में जो हम गुप्त काल को पढ़ते हैं, उसके पीछे यही कारण है कि चाहे वो स्थापत्य कला हो, चाहे वो साहित्य हो, या वो आर्थिक संदर्भ में हो, गुप्त काल में जो एक जो प्रगति थी, जो विकास था, वो काफी अच्छा था। हालांकि आम आदमी की जिंदगी बहुत ही यहाँ पर संघर्षपूर्ण थी, लेकिन अगर कला, साहित्य और स्थापत्य के विकास के तौर पर देखा जाए तो गुप्त काल प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल माना जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिला, ए होगा। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है, प्रयाग प्रशस्ति को हर्षेड ने लिखा था, और इसमें समुद्रगुप्त के जो भी विजय अभियान थे उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। एरण शिलालेख का संबंध किससे है, एरण शिलालेख जो है ये सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। भारत में सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य 1510 ईस्वी में एरण अभिलेख से मिला, और इस एरण अभिलेख का जो समय है 510 ईस्वी है। इससे यह पता चलता है कि तत्कालीन समय में जो गुप्त काल समय था, इसी गुप्त काल में पहली बार सती प्रथा का प्रयोग किया गया था, और यहां से सती होने का प्रमाण मिलता है। और इसमें यह पता चलता है कि सेनापति गोपराज की जब युद्ध में मृत्यु हो गई थी, तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने अपने आप को समाप्त कर लिया था, अपनी मृत्यु कर ली थी, सती हो गई थी वो अपने पति के साथ। तो ऐसा पहला अभिलेखीय साक्ष्य है ये। तो अगर ये प्रश्न बनता है कि भारत में सती प्रथा का पहला साक्ष्य कितना पुराना है, या सती प्रथा का आरंभ कब हुआ, तो 510 ईस्वी गुप्त काल में ये एरण अभिलेख जो मिलता है, यह सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य माना जाता है। ठीक है, हाथी गुम्फा शिलालेख का संबंध किससे है, ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, और खारवेल कलिंग का राजा था। तो इससे काफी महत्वपूर्ण जानकारी नंदों के बारे में भी मिलती है, और कलिंग के बारे में भी इससे जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इससे जानकारी मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण शिलालेखों के विस्तार हमने बताए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक बंदरगाह से संचालित होता था। ठीक है, पूछा गया है कि गुप्त काल में जो व्यापार होता था समुद्री रास्तों के माध्यम से, उसके लिए जो बंदरगाह इस्तेमाल किए जाते थे, तो अधिकतर समुद्री व्यापार इनमें से कौन से बंदरगाह पर होता था। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं एक मैप के माध्यम से, और इसमें हम ये जो पूर्वी तट के बंदरगाह हैं इनकी बात करेंगे, और पश्चिमी तट के बंदरगाहों की बात करेंगे। देखिए, गुप्तों से पहले पश्चिमी तट पर व्यापार अच्छी मात्रा में होता था, लेकिन जो रोमन साम्राज्य था उसको जब हूणों ने परास्त कर दिया और भारत में भी हूण आक्रमण होने लगे, तो जो पश्चिमी तट है यहां से समुद्री व्यापार में कमी आई और पूर्वी तट के द्वारा व्यापार होने लगे। तो इसलिए यहां अलग अलग हमने लिखा है। अगले प्रश्न यहां से बनेंगे और भी इन प्रश्नों के उत्तर आपको यहां से मिलेंगे। पूर्वी तट के जो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, इनमें घंटशाला आंध्र प्रदेश में, ताम्रलिप्ति ओडिशा में,
एरिकमेडु या अरिकामेडु पुडुचेरी में था। अगर हम इसको मैप के माध्यम से देखें तो ये है हमारा पूर्वी तट, और इस पूर्वी तट पर हम आंध्र प्रदेश को अगर देखें तो ये आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ये है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर घंटशाला, ये घंटशाला बंदरगाह था, ठीक है, घंटशाला बंदरगाह आंध्र प्रदेश में था। ताम्रलिप्ति को हम देखें तो ये है ओडिशा, ओडिशा में पड़ता था। यहाँ पर ताम्रलिप्ति बंदरगाह पड़ता था, ताम्रलिप्ति, ठीक है। इसके अलावा अरिकामेडु पुडुचेरी में पड़ता था, तो यहाँ पर आपका अरिकामेडु जो है ये पुडुचेरी, कहाँ पर, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो पुडुचेरी में अरिकामेडु आपका पड़ता था, और ये आपका इधर पड़ेगा। इसके अलावा ये जो भरूच है ये गुजरात में था, क्योंकि भरूच से अभी एक प्रश्न आने वाला है, इसको अच्छे से देख लेंगे। ये गुजरात में भरूच बंदरगाह पश्चिमी तट पर था ये, ठीक है। कल्याण महाराष्ट्र में था, तो यहाँ पर कल्याण एक अन्य बंदरगाह हो गया। इसके अलावा सोपारा महाराष्ट्र में ही सोपारा बंदरगाह था पश्चिमी तट पर, और कैम्बे जो है ये गुजरात में एक अन्य बंदरगाह था। तो जब हूण आक्रमण हुए, हूण आक्रमण कहाँ हुए, हूण आक्रमण की वजह से रोमन साम्राज्य तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। जब तक हूणों का प्रकोप नहीं था तब तक इस तरफ से व्यापार होता था, पश्चिमी तट से आसानी से व्यापार हो जाता था। लेकिन रोमन साम्राज्य के पतन हो जाने के बाद पश्चिमी तट से व्यापार करना संभव नहीं हो पाया, तो इसीलिए फिर गुप्त काल में पूर्वी तट से महत्वपूर्ण बंदरगाह होते थे, और यहीं से गुप्तों के जो व्यापार हैं वो पूर्वी एशिया या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ या मध्य पूर्वी एशियाई देशों के साथ, जैसे जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया आदि देशों के साथ गुप्तों ने बड़ी मात्रा में व्यापार किया। और ये जो व्यापार था ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था, और ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ था, ओडिशा में था। तो इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि गुप्तों का जो शासन था या गुप्तों का जो व्यापार था वो इस ताम्रलिप्ति बंदरगाह के माध्यम से समुद्री व्यापार इनका होता था। और निश्चित तौर पर इस व्यापार के द्वारा ही इन पूर्वी एशियाई देशों में या मध्य पूर्वी एशियाई देशों में गुप्तों ने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार भी किया। और आप देखेंगे आज इतना समय होने के बाद भी इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा आदि द्वीपों में, साथ ही साथ श्रीलंका में ये जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है इसी के द्वारा श्रीलंका के साथ भी व्यापार होता था, यहीं से श्रीलंका के साथ भी व्यापार होता था। तो ये भारत की जो संस्कृति थी, भारत का जो पुरानी जो प्राचीन संस्कृति थी उसे भी इस व्यापार के माध्यम से वहां पहुंचाया गया। तो निश्चित तौर पर गुप्त काल में भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार भारतीय सीमाओं के बाहर भी हुआ, जिसका सबसे बड़ा और खास तौर से कहां पर हुआ, ये मध्य पूर्वी और पूर्वी एशियाई देशों में हुआ। तो इसका मुख्य माध्यम था अंतरराष्ट्रीय व्यापार। प्रश्न पूछा गया है आपका, प्रश्न नंबर 3 था, प्रश्न पूछा गया है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक बंदरगाह से संचालित होता था। आंसर आपको मिल गया, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से उसका संचालन होता था। आने वाले प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से पश्चिमी तट पर हैं या कौन सा पश्चिमी तट पर नहीं है। तो ये जो आपके भरूच, कल्याण और कैम्बे हैं ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं, ठीक है, ये पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। और ये कहां पर है, पूर्वी तट पर। पूर्वी तट में कहां पर, उड़ीसा में, ठीक है, आज का ओडिशा और तब इससे पहले का उड़ीसा। तो ये बंदरगाहों की भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लिया आपने। अगला प्रश्न हमारा, ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए थे। जो बात अभी मैंने आपसे बताई कि जब हूणों के आक्रमण ने रोमन
साम्राज्य को लगभग समाप्त कर दिया तो उसके बाद भारत में भी व्यापार की दिशा बदल गई। समुद्री तट जो पहले पश्चिमी तटों से व्यापार हम करते थे अब पूर्वी तटों से होने लगे। तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले भारत का संबंध पश्चिमी देशों के साथ बहुत हुआ करता था। आप देखेंगे गुप्तों से पहले ज्यादातर भारतीय सभ्यता, संस्कृति और व्यापार में आप पश्चिमी देशों का नाम देखेंगे, लेकिन गुप्तों के समय से और गुप्तों के बाद फिर यहाँ पर जो है पूर्वी देशों का एक भारतीय संस्कृति से जुड़ाव बढ़ा, क्योंकि व्यापार के माध्यम से ऐसे हुआ। और अशोक ने कलिंग को जीत करके पूर्वी देशों के साथ संपर्क शुरू करने का आरंभ किया। कलिंग को जीतने का उद्देश्य यही था कि कलिंग जो जिस स्थान पर था वहां पर समुद्री तट के द्वारा आसानी से पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार किया जा सकता था और साथ ही साथ दक्षिण के साथ भी व्यापार यहां पर किया जा सकता था। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं कि तीसरी शताब्दी से हूण आक्रमण जब रोमन साम्राज्य को समाप्त कर चुका था उसके बाद भारत का व्यापार कहां पर या किस तरफ निर्भर हो गया था। ए अफ्रीकी व्यापार पर, बी पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, सी मध्य पूर्व एशियाई व्यापार पर, मध्य पूर्वी एशियाई व्यापार पर और डी मध्य पूर्वी व्यापार पर। तो आपका उत्तर होगा दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। तो मेनली यहां पर क्या क्या आ जाएंगे, जावा, सुमात्रा और यहां पर आपका आ जाएगा वर्तमान इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया यानी कि सुवर्ण द्वीप, पुराना नाम इसका क्या है, सुवर्ण द्वीप। तो यहां पर भारत का व्यापार शिफ्ट हो गया था और ये एक बड़ी बात है क्योंकि इसके बाद फिर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार इन देशों की तरफ होने लगा। अगला प्रश्न, किस शासन वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। यहां पर एक बात आप जान लें कि पहली बार धार्मिक कार्यों के लिए या भूमि दान देने का आरंभ जो हुआ है वह सातवाहनों के काल में हुआ है और यह जानकारी हमें सातवाहनों के काल से संबंधित अभिलेखों से मिलती है। तो सातवाहन अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्य के अनुसार भारत में भूदान परंपरा का आरंभ सातवाहनों ने किया, लेकिन गुप्तों ने इसे फिर आगे बहुत तेजी से बढ़ाया। तो इनमें से गुप्त शासन ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा ग्राम अनुदान दिया। आप जानते हैं कि गुप्त शासकों का जो राजधर्म था या अधिकांश गुप्त शासकों का जो धर्म था वो क्या था, वो भागवत धर्म था या वैष्णव धर्म था। तो वैष्णव या भागवत धर्म को इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया और इसीलिए ब्राह्मणों को सम्मान देने के और मंदिरों को स्थापित करने, मंदिर स्थापत्य कला गुप्त काल में ही अपने चरम पर पहुंची थी। इसी समय मूर्ति स्थापत्य कला भी, चाहे वो आपकी मथुरा कला हो, गांधार शैली हो, ये सब चरम पर थे। इसके अलावा मंदिर स्थापत्य कला में द्रविड़ शैली, गांधार शैली, बेसर शैली आदि का विकास होगा। महत्वपूर्ण मंदिर बने। तो मंदिरों के लिए और ब्राह्मणों को भूमि में जो जमीनें थी उनको अनुदान में देने का जो कार्य है वो इनमें सबसे ज्यादा किसने किया, गुप्तों ने किया। और ऐसा तमाम अभिलेखों से पता चलता है। इसी समय एक और कार्य हुआ गुप्त काल में, मेन जो साहित्य की फाइनल रचना हुई जैसे रामायण, महाभारत, इनका जो अंतिम संकलन किया गया वो गुप्त काल में ही किया गया। इसके अलावा कालिदास ने बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ और नाटक लिखे, ये किया गया। लेकिन इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ कि इसी समय में कायस्थ वर्ग का उदय हुआ। जैसे जैसे भूमिदान की परंपरा बढ़ने लगी, बड़ी मात्रा में भूमिदान दिए जाने लगे, वैसे वैसे कायस्थों की एक नया वर्ग उदय होकर के आया। क्यों? क्योंकि भूमिदान संबंधी लेखा जोखा और उनका हिसाब रखने के लिए एक अलग वर्ग बनाया गया जिसे कायस्थ वर्ग कहा गया। तो ये सब यानी कि गुप्त काल में भारत की संस्कृति में नए नए तत्वों का समावेश हो रहा था। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो गया, ए गुप्त वंश। अगला प्रश्न, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणावाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं। ये कुछ नए नए शब्द आपके सामने आ रहे हैं, इसको आप समझिए और बताइए कि ये क्या हैं और इनका मतलब क्या था। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये दोनों ही शब्द गुप्त काल में प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, गुप्तकालीन शब्द है ये और इनका संदर्भ क्या था, किसके लिए प्रयोग किए जाते थे ये शब्द,
ए भूमाप, बी विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, सी नगर की भूमि का वर्गीकरण और डी धार्मिक अनुष्ठान। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है इससे आपको ये बताना है सबसे पहले तो कि इनका संबंध किससे था। तो आंसर में सही है ए भूमाप, यानी कि गुप्तकालीन जमीन की नाप करने के पैमाने थे ये द्रोणवाप और कुल्यवाप। इनमें कुल्यवाप बड़ा होता था और कुल्यवाप में 12 से लेकर के 16 एकड़ तक भूमि आती थी। ठीक है, 12 एकड़ से लेकर के 16 एकड़ तक के जमीनों को की जो माप की जाती थी तो उसको एक कुल्यवाप कहा जाता था। एक कुल्यवाप मतलब 12 से 16 एकड़ तक की जमीन। और द्रोणवाप में जो होता था वह 2 से 1.5 एकड़ जमीन आती थी। तो इनमें बड़ी माप कौन सी थी? कुल्यवाप जमीन की बड़ी इकाई थी माप करने की, और द्रोणवाप में 2 से 1.5 एकड़ जमीन आती थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है द्रोणवाप और कुल्यवाप। अगला प्रश्न, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये आप जान चुके हैं, मैंने बताया एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है। और यह एरण अभिलेख किस समय का है? 510 ईस्वी का है। ठीक है, कहां पर है ये एरण? ये मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के एरण से 510 ईस्वी पुराना जो अभिलेख मिलता है, एरण अभिलेख मिलता है, इसी में यह पता चलता है कि सेनापति गोपराज की पत्नी ने सती होने का निश्चय किया, या गोपराज की मृत्यु होने पर इनकी पत्नी जो है वो सती हो गई थी। ये सती प्रथा का प्रमाण यह बताता है कि इस समय भारत में जो बाह्य आक्रमण, खास तौर से जो हूणों के आक्रमण हो रहे थे, उसकी वजह से भारत में इस प्रकार से नारीत्व की, सतीत्व की रक्षा करने के लिए सती प्रथा का आरंभ हो चुका था। इससे पहले भारत में सती प्रथा का कोई ही साक्ष्य नहीं मिलता है। बाद में अंग्रेज गवर्नरों ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था। आप मुझे बताइएगा वो कौन सा अंग्रेज गवर्नर था जिसने भारत में सती प्रथा को समाप्त करने का कानून बनाया या सती प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, ये जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर पिछले कई क्वेश्चन में हम चर्चा कर चुके हैं। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों का पता चलता है, और सांची से अशोककालीन एक महत्वपूर्ण स्तूप मिलता है। अगला प्रश्न हमारा, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो भागवत संप्रदाय के विकास में ए पार्थियन, बी हिंद यवन शासक, डी कुषाण और सी कुषाण और डी गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के शासकों की जो उपाधियां थी, चाहे वो परम भागवत की उपाधि हो, चाहे वो देवगुप्त की उपाधि हो, इन उपाधियों से ये पता चलता है कि इस समय राजाओं का जो मुख्य धर्म था वो भागवत धर्म था। और भागवत धर्म में किसकी पूजा की जाती है? भागवत धर्म में पूजा की जाती है विष्णु की। ठीक है, तो इसी समय विष्णु के विभिन्न अवतारों की बात कही गई और विष्णु के विभिन्न अवतारों की भी पूजा की गई। तो गुप्तों ने भागवत संप्रदाय को न केवल आश्रय दिया बल्कि भागवत संप्रदाय के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण कार्य किए। और इतना ही नहीं, इनके समय में जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं वहां पर भी भागवत धर्म पहुंचा, वहां भागवत धर्म का विकास हुआ। आज भी आप देखेंगे कि इन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, चाहे इंडोनेशिया हो, जावा हो, सुमात्रा हो, हालांकि अब यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उसके बाद भी यहाँ पर रामायण होती हैं। और जैसे राम और सीता के चरित्र हमारे यहाँ पूजनीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं, वैसे ही इन देशों में भी इनको सम्मान दिया जाता है। तो ये जो भागवत धर्म से संबंधित जो वहां पर जो कल्चर डेवलप हुआ, निश्चित तौर पर इसकी शुरुआत गुप्त काल से ही हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? ए बाणभट्ट, बी चंदवरदाई, सी हर्षेन और डी कालिदास।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कालिदास। और कालिदास ने इसके अलावा रघुवंशम और मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे थे। ये संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ थे। और कालिदास कौन थे? कालिदास चंद्रगुप्त मौर्य के नवरत्नों में से एक थे। बहुत ही महान लेखक थे ये संस्कृत के। बाणभट्ट ने क्या लिखा है? बाणभट्ट जो है ये कादंबरी मुख्य इनका एक ग्रंथ है जिसकी इन्होंने रचना की थी, कादंबरी। इसके अलावा चंद्रवरदाई किसने लिखा? चंद्रवरदाई ने लिखा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये किसके बारे में था? पृथ्वीराज रासो ये पृथ्वीराज द्वितीय के विजय गाथा के बारे में यहां पर लिखा गया है। पृथ्वीराज द्वितीय, ये पृथ्वीराज द्वितीय वही थे जिनको मोहम्मद गौरी ने परास्त किया और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके बाद की थी। तो तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। इन्हीं पृथ्वीराज के बारे में, इनकी महानता और वीरता के बारे में उनके राजकवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। ठीक है, विजय गाथा है ये। हर्षेण की रचना किसने की है? हर्षेण जो है ये वास्तव में बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के काल में था और बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के संदर्भ में एक हर्षचरितम भी लिखा है। और हर्षेण ने जो प्रयाग प्रशस्ति लिखा है ये सबसे महत्वपूर्ण है। हर्षेण की रचना प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति में जो ये प्रयाग है ये यही आपका प्रयागराज है। तो हर्षेण द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में लिखा गया है? ये समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। इसमें समुद्रगुप्त के दिग्विजय अभियान के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। प्रशस्ति का मतलब होता है विजय गाथा या शासक के सम्मान में जो लिखा गया है उसको हम प्रशस्ति कहते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हर्षेण। और इन्होंने समुद्रगुप्त के लिए लिखा। बाणभट्ट ने कादंबरी के अलावा हर्ष चरित्र भी लिखा है। हर्ष चरित्र भी लिखा है। और बाणभट्ट किसके यहाँ थे? ये हर्षवर्धन के दरबार में थे। तो हर्षवर्धन की प्रशस्ति के रूप में इन्होंने हर्षचरित लिखा है। तो ये आपके चारों जो ग्रंथ या रचनाएं हैं इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी हमने दी। इसमें जो प्रश्न का उत्तर है कुमार संभव, ये कालिदास। आपको मेनली इसमें याद क्या रखना है, ये किसके समकालीन? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे, चंद्रवरदाई ये पृथ्वीराज द्वितीय के समकालीन थे, हर्षेण जो है समुद्रगुप्त के समकालीन थे और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे और इनकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं थी। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? चंद्रगुप्त के दरबार में जो 9 रत्न थे इनकी सूची हमने कल वाले वीडियो में दी है। वहां भी कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन आज वाले इस सेट में ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसकी सूची हम एक बार फिर आपके लिए लेकर के आए हैं। प्रश्न पूछा है कि चंद्रगुप्त के जो 9 रत्न थे ये सभी 9 रत्नों में से ये जो 4 हैं ये भी नवरत्न का ही एक पार्ट है। इनमें से कौन ज्योतिष था ये आपको बताना है। तो चलिए एक बार लिस्ट देख लेते हैं और उस लिस्ट में हम बाकियों पर भी ध्यान दे लेंगे ताकि आने वाले प्रश्नों के उत्तर भी हमारे तैयार हो जाए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में अगर आपके प्रश्न का उत्तर हम देखें तो ज्योतिषी कौन था? ज्योतिषी था छपड़क, ठीक है। ये जो छपड़क था ये ज्योतिषी था। अन्य जो रत्न है वो कौन है? अमर सिंह। अमर सिंह कौन थे? ये कोशकार थे। अमर कोश लिखा इन्होंने, मैंने पीछे बताया। अमर कोश में इन्होंने गुप्तकालीन वस्त्र उद्योग की बहुत विस्तार से जानकारी दी है और ये कवि थे, ठीक है। धनवंतरी कौन थे? चिकित्सक थे। धनवंतरी चिकित्सक थे। हरिसेन जो है ये कवि या लेखक थे। कालिदास को कौन नहीं जानता? तो कालिदास भी प्रसिद्ध कवि थे और नाटककार थे। छपड़क ज्योतिष था। सकू क्या था? वास्तुकार था। वराह मिहिर जो है खगोल विद थे और भरुचि जो है व्याकरण विद और संस्कृत के विद्वान थे। संस्कृत व्याकरण पर इनको बहुत महारत हासिल था। भरुचि, ये जैसे वररुचि लिखा है ना, इनको कहीं कहीं आप भरुचि देखेंगे, इस तरह से भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत होना। और बेतल भट्ट जो है जादूगर। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से कौन
कौन जादूगर था? तो ये जो बेतल भट्ट, इसी बेतल भट्ट को आप बेताल भट्ट के नाम से जानते हैं। तो ये बेतल भट्ट या बेताल भट्ट जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक था। आप मुझे अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के अलावा भारतीय इतिहास में एक और शासक कौन था जिसके पास इसी तरह से नवरत्न या 9 विद्वानों का एक ग्रुप हुआ करता था? कौन था वो? उसके बारे में अगर आपको पता हो तो नाम जरूर बताइएगा। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, छपड़क जो है वो ज्योतिषी था। चलिए देखते हैं, उत्तर आपको मिल गया, छपड़क ज्योतिषी था। ठीक है, इन सब के बारे में आपको मिला, आंसर मिला है, पीछे बता दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान रचना के लिए जाना जाता है या आयुर्विज्ञान के ज्ञान के लिए जाना जाता है? ए सौमिल्य, बी शौनक, सी शूद्रक और डी सुश्रुत। ध्यान दीजिएगा, यह चंद्रगुप्त मौर्य के 9 रत्नों में से नहीं था। आपसे पूछा गया है कि गुप्त काल में, संपूर्ण गुप्त काल में इनमें से कौन सा एक नाम है जो अपने आयुर्विज्ञान के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो वो थे डी सुश्रुत। ठीक है ना, सुश्रुत जो है ये अपने आयुर्विज्ञान के ज्ञान के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे और इनके बारे में बहुत ही ज्यादा आप सुनेंगे गुप्त काल में कि ये आयुर्विज्ञान में इनको महारत हासिल था और आयुर्विज्ञान या आयुर्वेद से संबंधित जो दवाइयां होती थी उसके माध्यम से ये बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक कर दिया करते थे। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सुश्रुत। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, लीलावती के लेखक कौन थे? अब यहां पर ध्यान दें कि ये लीलावती कलावती और लीलावती वाली नहीं है जो आप जो श्री सत्यनारायण की कथा में सुनते हैं वो वाली लीलावती नहीं है, ये कुछ और ही लीलावती हैं। तो ए महावीराचार्य, बी हेमचंद्राचार्य, सी भास्कराचार्य और डी कालकाचार्य। तो सही उत्तर होगा भास्कराचार्य। भास्कराचार्य को ही भास्कर द्वितीय भी कहते थे। ये इसलिए हम बता देते हैं कि कभी कभी दूसरे नाम से ऑप्शन बने तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। भास्कराचार्य को ही भास्कर द्वितीय भी कहते थे। तो लीलावती के लेखक भास्कराचार्य हैं। अब लीलावती है क्या? तो लीलावती गणित पर लिखी हुई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और अगर ये लीलावती पुस्तक गणित पर लिखी गई है तो इसका नाम लीलावती क्यों है? तो वो इसलिए क्योंकि भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था लीलावती। ठीक है, भास्कराचार्य की पुत्री का नाम क्या था? लीलावती इनका नाम था और इन्हें गणित में बहुत जबरदस्त महारत हासिल था। वास्तव में असली गणितज्ञ भास्कराचार्य तो थे ही, पर इनकी पुत्री इनसे भी बड़ी गणितज्ञ थी। तो इनका गणित पर जो ज्ञान था वो बड़ा ही कमाल का था। तो अपनी पुत्री के गणित के ज्ञान से प्रभावित होकर और उसको प्रमोट करने के लिए भास्कराचार्य ने लीलावती नाम से किताब लिखी और इस किताब में भास्कराचार्य लीलावती से प्रश्न, गणित से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। पूरी किताब इसी रूप में लिखी गई है। तो इस पुस्तक का जो विषय है वो है गणित। लेखक हैं भास्कराचार्य और इसको जो वास्तव में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया है? लीलावती से, जो इनकी पुत्री थी। ठीक है, कभी कभी कुछ व्यक्ति अपने एक सिंबल बन जाते हैं अपने एक समाज के। जैसे कौटिल्य जो है या चाणक्य है, भारतीय इतिहास में चाणक्य का नाम बड़े ही सम्मान से और एक सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ के तौर पर लिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इटली का चाणक्य किसे कहते हैं? तो इटली का चाणक्य कौन है? मैकियावेली। इटली का एक पॉलिटिकल फिलोसोफर था। जब इटली में और यूरोप में जब पुनर्जागरण का समय चल रहा था, कौन सा समय था ये? 16वीं सदी में। 16वीं सदी में यूरोप में जब पुनर्जागरण चल रहा था तो उसी समय मैकियावेली का उदय हुआ और ये मैकियावेली ये इटली के फ्लोरेंस में पैदा हुए थे और ये बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। इन्हें मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों का जनक भी कहा जाता था। ठीक है, तो मैकियावेली ने एक राजनीतिक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है प्रिंस, और वैसे ही भारत में चाणक्य ने ग्रंथ लिखा अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र और प्रिंस की तुलना आपस में की जाती है क्योंकि दोनों ही राजनीति पर लिखे हुए महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और दोनों ही ग्रंथों में राजा के द्वारा किए जाने वाले प्रशासन और उसके जो एक सिस्टम है, जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसके बारे में बताया गया है।
तो क्योंकि भारत में चाणक्य से प्रभावित होकर के मैकियावेली ने इस तरह का ग्रंथ रचा, तो इटली के चाणक्य की संज्ञा वहां के मैकियावेली को दी गई है। ये प्रश्न भी कई बार जीएस में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये जो एक सिंबॉलिक बन जाते हैं तो उनके बारे में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ गुप्त काल में जो संस्कृत नाटकों में अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया है, इसका जो पहले वाला प्रश्न था इसका उत्तर हमने दे दिया है आपको। भास्कराचार्य, भास्कराचार्य या भास्कर को एक और नाम से जाना जाता है। क्या है वो नाम? ये फादर ऑफ कैलकुलस के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने ही कैलकुलस का आरंभ किया था। ठीक है, जो लोग गणित में इंटरेस्टेड हैं वो जान लें। प्रश्न अगला कहता है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटक या नाटकों में स्त्री और शूद्र क्या बोलते हैं? जो गुप्त काल में जो संस्कृत नाटक लिखे गए कवियों द्वारा, लेखकों द्वारा, उन संस्कृत नाटकों में जो कैरेक्टर, जो चरित्र हुआ करते थे स्त्री के रूप में और शूद्र के रूप में, तो वो चरित्र जो भाषा बोलते थे उसके बारे में पूछा गया है। मुख्य जो इनका नाटकों का जो मुख्य भाषा था, जो लैंग्वेज थी, वो संस्कृत थी, लेकिन जो उनके चरित्र थे, जो शूद्र और स्त्री थी, यहाँ पर देखिए शूद्र और स्त्री के लिए एक साथ और एक समान जो भावना है वो रखी गई है। इससे भी एक संकेत यह मिलता है कि गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी और गुप्त काल में छुआछूत की भावना भी थी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था यहां पर चरम पर थी। तो कौन सी भाषा बोलते थे स्त्री और शूद्र? ए संस्कृत, बी प्राकृत। संस्कृत क्या थी? संस्कृत उच्च वर्णों में बोलने जाने वाली भाषा थी। प्राकृत, पाली और शौरसेनी। तो इसका सही उत्तर होगा प्राकृत, यानी कि स्त्री और शूद्र जो है वो प्राकृत भाषा बोलते हैं इन संस्कृत नाटकों में। ये जानने वाली बात है और इसी से उनके सामाजिक स्तर में गिरावट का अनुमान लगता है। ये भाषा गिरी हुई नहीं थी, बल्कि समाज में जो भेदभाव था कि उच्च वर्ग संस्कृत बोलेगा और जो निम्न वर्ग है वो प्राकृत बोलेगा, और स्त्रियों को भी निम्न वर्ग में ही यहाँ स्थान दिया गया था। अगला प्रश्न, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? देखिए, हमारा जो इतिहास और जो संस्कृति है वो प्राचीन होने के साथ साथ बहुत ही समृद्ध है, लेकिन उसकी जानकारी न होने के कारण और वास्तव में भारत के साहित्य को पश्चिमी देशों ने कैसे चुराया और उसको इस्तेमाल किया, इसका बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है जब आप इतिहास को गहराई से पढ़ते हैं। तो ऐसे ही आप देखते हैं कि पृथ्वी जो अपने धुरी पर घूमती है, यह बहुत पहले ही बता दिया था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट पहले ही यह बात बता चुके थे कि ये सूर्योदय और सूर्यास्त पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण होती है, जिसमें पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। और यह बात सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताई थी, लेकिन पश्चिमी जो विज्ञान है उसमें आर्यभट्ट को स्थान नहीं दिया गया है। यह बड़ी ही शर्म की बात है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता में को जो सम्मान मिलना चाहिए था वह नहीं मिला है। ठीक है, यहां पर ब्रह्मगुप्त ने खंड खाद्य नामक एक ग्रंथ लिखा। खंड खाद्य, ठीक है, खंड खाद्य नामक ग्रंथ लिखा, और इसमें वराहमिहिर ने बृहत संहिता नामक ग्रंथ लिखा खगोल विज्ञान पर। बृहत संहिता इनकी रचना है, बृहत संहिता, और ये बृहत संहिता जो है ये खगोल विज्ञान पर लिखी गई है। और भास्कर कौन है? वही भास्कराचार्य जिन्होंने लीलावती की रचना की, और लीलावती के साथ साथ इन्होंने जो है अन्य और महत्वपूर्ण ग्रंथों की भी रचना की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इनकी जो रचना है वो लीलावती ही है। तो इस प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, गुप्त काल में वराहमिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहत संहिता, वराहमिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहत संहिता की रचना की थी। यह किस विषय पर आधारित प्रश्न है, यानी कि किस विषय पर लिखी गई है बृहत संहिता? तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि यह खगोल विज्ञान पर, खगोल विज्ञान के साथ साथ वर्षा कैसे होती है इन सब के बारे में भी विस्तार से, वर्षा या ग्रहों की गति आदि इसमें बताया गया है। ग्रहों की जो गति है या जो वर्षा आदि है उसके बारे में व्यापक जानकारी खगोल विज्ञान से संबंधित जो है वो बृहत संहिता में दी गई है, जिसकी रचना वराहमिहिर ने की है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ
जिसका 15 भारतीय एवं 4 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। किसकी कौन सी पुस्तक है वो जिसका 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो कौन सी है? ए हितोपदेश, बी पंचतंत्र, सी कथा सरित सागर। तो वो पुस्तक है पंचतंत्र। और पंचतंत्र की रचना किसने की? ये गुप्त काल में ही इसकी रचना की गई है, विष्णु शर्मा। ठीक है, नाम याद रखिए, विष्णु शर्मा ने इसकी रचना की है गुप्त काल में। और ये कई भाषाओं में इसका जो है अनुवाद किया गया है और इसलिए इसका अंतरराष्ट्रीय महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। हितोपदेश की रचना जो है नारायण पंडित ने की है, नारायण पंडित ने। ये आगे पूछे जा सकते हैं इसलिए इनका डिटेल्स यहाँ पर जान लीजिए। और कथा सरित सागर जो है ये सोमदेव द्वारा रचित है, सोमदेव द्वारा रचित है। और शकुंतला को आप जानते ही हैं कालिदास की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम के नाम से। ठीक है, कालिदास की रचना। तो पंचतंत्र को लिखने वाले थे विष्णु शर्मा। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न नंबर 18, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है, यानी कि जिसको अपने लेखक के साथ सेट किया गया है, ऐसा कौन सा है? ठीक है, मृक्षकटिकम, शूद्रक, बुद्धचरित, वसुगुप्त, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, हर्षचरित, बाणभट्ट। और कूट के आधार पर आपको उत्तर देना है, इनमें से उत्तर नहीं देना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इसमें सही हैं। तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी, बिल्कुल सही है। तो चौथा सही होगा। चौथा किस किस में? 3 ऑप्शन में चौथा दिया गया है, लेकिन आंसर एक ही होगा। चलिए और देखते हैं। यहाँ पर बुद्धचरित वसुबंध ने इसकी रचना नहीं की थी, बल्कि बुद्धचरित की जो रचना है वो अश्वघोष ने की थी। बुद्धचरित किसकी रचना है? वसुगुप्त की नहीं है, बल्कि अश्वघोष की है। तो ये वाला तो गलत हो गया, इसलिए ये हमारे सही उत्तर में नहीं होगा। तो ऐसा आंसर हमारा सही होगा जिसमें 2 नहीं होगा। तो 2 इसमें है, इसलिए ये भी उत्तर नहीं है और ये भी उत्तर नहीं होगा। अब हमारा उत्तर बी या सी में से कोई है। तो चलिए हम देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की है, बिल्कुल सही है, यानी कि तीसरा भी सही है। तो आंसर धीरे धीरे हमारा इधर जा रहा है। मृक्षकटिकम की रचना शूद्रक ने की है, ये भी सही है। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा गलत है। पहला, तीसरा और चौथा हमारा ऑप्शन बी में आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये आप जान लें कि इस तरह से प्रश्नों में आपको ये देखना होता है कि कोई एक नहीं बल्कि चारों के आंसर आपको आने चाहिए। तो एक के साथ 4 क्वेश्चन यहाँ पूछ लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? अभी मौखरियों के बारे में बताएंगे, पहले प्रश्न का उत्तर जान लें। ए थानेश्वर, बी कन्नौज, सी पुरुषपुर और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी कन्नौज जो है मौखरी शासकों की राजधानी थी। इस अंतिम मौखरी शासक था ग्रहवर्मा। ठीक है, क्या था? ग्रहवर्मा। और इसी ग्रहवर्मा से हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री का विवाह किया था। क्या नाम था बहन का? राजश्री। तो हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री का विवाह ग्रहवर्मा से किया था, लेकिन बाद में ग्रहवर्मा की एक युद्ध में मृत्यु हो गई, जिसके बाद राजश्री के कहने पर हर्षवर्धन ने अपना साम्राज्य, पूरा साम्राज्य का केंद्र कन्नौज में स्थानांतरित किया और वहीं पर हर्षवर्धन ने कन्नौज को सेंटर बना करके अपने पूरे साम्राज्य को बढ़ाया। और हर्षवर्धन के समय में कन्नौज की समृद्धि बुलंदियों पर पहुंची थी। तो मौखरी शासकों की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। थानेश्वर जो है वर्तमान हरियाणा जिले में पड़ता है और यह वर्धन वंश की राजधानी थी, या हर्षवर्धन ने कन्नौज से पहले
थानेश्वर को ही अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन बाद में अपनी बहन के कहने पर इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित कर ली थी। तो वर्तमान में यह थानेश्वर कहाँ पड़ता है? यह हरियाणा में पड़ता है। कन्नौज कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है, फर्रुखाबाद के पास। और पुरुषपुर क्या है? ये पुरुषपुर वर्तमान पेशावर है। और ये कहाँ पड़ता है? ये जो है वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान पाकिस्तान का जो पेशावर है यही पुरुषपुर है। और पुरुषपुर क्या था? ये कुषाणों की या कनिष्क की राजधानी था। ये कनिष्क काल में उनके साम्राज्य का केंद्र या राजधानी हुआ करता था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो गया बी, कन्नौज। ठीक है। अगला प्रश्न, सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? पिछले प्रश्न की व्याख्या में इसका उत्तर हम लोग जान चुके हैं कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित की थी। कारण हम बता चुके हैं आपको, अपनी बहन राजश्री के कहने पर, क्योंकि इसकी बहन राजश्री के पति ग्रहवर्मा की युद्ध में मृत्यु हो जाने के पश्चात बहन राजश्री के साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए और उसके आग्रह करने पर हर्षवर्धन ने थानेश्वर से कन्नौज में अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी। और हर्षवर्धन के समय में कन्नौज की प्रगति बहुत ज्यादा थी। कन्नौज में बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। हर्षवर्धन इसकी जानकारी देता है। तो ये थे आपके, बाकी का इन सब के बारे में जगह जगह आप जान चुके हैं। राजगृह क्या थी? राजगृह मगध की मौर्य काल में जो पाटलिपुत्र की जो मौर्य काल में जो पाटलिपुत्र था, क्या था ये? पाटलिपुत्र मौर्यकालीन राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की। और इससे पहले जो हर्यक वंश आया था, यहां पर जान लें, हर्यक वंश। हर्यक वंश कौन था? मगध का पहला वंश था। जो मगध महाजनपद था, तो मगध का पहला वंश था हर्यक वंश। इस हर्यक वंश में आपने नाम सुना होगा अजात शत्रु का। ठीक है। तो अजात शत्रु के समय तक मगध की राजधानी राजगृह हुआ करती थी, लेकिन अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने मगध की राजधानी को राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया था, सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए। और अजात शत्रु के कार्यकाल में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ये हैं आपके 20 प्रश्नों के उत्तर और उनकी व्याख्या। तो एंजॉय कीजिए इसको। और आपने कहा, आप में से किसी ने एक कमेंट दिया बड़ा प्यारा सा कि मैम आप, ऐसा लगता है आप गुस्से में पढ़ाती हैं, कभी कभी मुस्कुरा भी लीजिए। तो हम मुस्कुराएंगे तब जब आप में से बहुत सारे लोग हमको बताएंगे कि इस पूरी पढ़ाई से और मेरे द्वारा की गई मेहनत के परिणाम स्वरूप आप में से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ। जब इस तरह की सूचनाएं आप देंगे और किसी भी फील्ड में अगर आपको मेरी इस मेहनत से फायदा मिल रहा है, जब ऐसी न्यूज आप मुझे देंगे तो फिर मेरे फेस पर मुस्कुराहट निश्चित तौर पर आएगी। और थोड़ा सा टीचिंग का प्रोफेशन ऐसा है, पिछले 14-15 साल से करते करते कि फेस के एक्सप्रेशन वही टीचर वाले हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। मेरे मन में आप सबके लिए बहुत प्रेम है, बहुत दुआएं हैं, बहुत आशीर्वाद है। ईश्वर करे आप सभी सफल हो और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहें, उनको प्रमोट करते रहें और इनको शेयर भी किया कीजिए और अपने सक्सेस के बारे में हमें जरूर बताइए। थैंक यू।